हेलो। चलिए, हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम शुरू कर सकें। चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं एक बार उनका नाम भी दोहरा देता हूं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे जो है इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने दीजिए भैया, बहुत स्लो दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सलोनी, भास्कर, नेहा, विपुल, आलोक, अंकुर, धर्मेंद्र, सरिता, अशोक, ताजुल, निधि, है ना, पुष्पेंद्र और जसोदा, सुमित, शिव कुमार, धीरू, है ना, विकास, नवीन, हर्षिना, अंशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों आप सभी का। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छी बात है ना। और आप सभी को गुड आफ्टरनून या शुभ दोपहरी कह लूं मैं, हालांकि दोपहरी अभी हुई नहीं है लेकिन फिर भी, है ना। चलिए, खम्मा घड़ी सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। ठीक है, अब बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कल मेरी क्लास आपकी मतलब मेरी क्लास आपके एप्लीकेशन पर नहीं हुई थी। उसका कारण था कि मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है, तो मताधिकार का प्रयोग करने के चक्कर में मैंने क्लासेस नहीं ली थी। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कल की क्लासेस क्यों नहीं हुई, शायद वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने परसों की क्लासेस नहीं देखी थी, है ना। क्योंकि मैंने परसों की क्लासेस में स्पष्ट रूप से आपको बता रखा था कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा और एप्लीकेशन में भी मैंने बताया था। आइए बिना देरी की अब हम शुरुआत करते हैं। आज हम मौद्रिक नीति के उपकरणों की बात करेंगे, लेकिन उपकरणों की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था। मौद्रिक नीति के उपकरण में मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में मैंने क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई थी मेरे साथियों, मैं उसकी बात आपको करूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ाया था, मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। आपको बताइए मैं ऐसा करता ही हूं। मैंने आरबीआई के फंक्शंस के बारे में आपको परसों नरसों डिस्कस कर लिया था, मैं अब उसके बारे में डिस्कस यहां पर नहीं करूंगा, मौद्रिक नीति पर ही आता हूं डायरेक्ट। मैंने बताया था मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, इसी को तरलता नियंत्रण की नीति भी कहते हैं। और तरलता नियंत्रण का मतलब है पैसों के प्रवाह को कंट्रोल करना, जो मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, यही क्या कहलाती है, तरलता नियंत्रण की नीति कहलाती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर तरलता का मतलब क्या है। तो तरलता का मतलब होता है रुपया, पैसा, मुद्रा प्रवाह या मनी सप्लाई। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये मुद्रास्फीति या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है वो अपनाई जाती है या बनाई जाती है। ठीक है, इसके दो प्रकार है, कठोर और सस्ती। कब कब बनाई जाती है, द्विमासिक आधार पर बनाई जाती है। और किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा यह बनाई जाती है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। उसकी एक कमिटी है जिसे हम मौद्रिक नीति समिति या फिर हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथियों, उसी को मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के नाम से जानते हैं। ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है मेरे साथियों, ये सारी बातें मैंने बताई। आइए, कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई डायरेक्ट जनता को पैसा नहीं देता, आरबीआई पैसा देता है। आरबीआई लोन किसको देता है, व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंक हम जिसे कहते हैं। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को पैसा दिया, फिर कमर्शियल बैंक जनता को पैसा देता है। मुझे बताओ, आरबीआई भी अगर कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो ब्याज तो लेगा ही लेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जितना ज्यादा ब्याज लेगा, समझना, आरबीआई ने कुछ ब्याज दरों पर, इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, कमर्शियल बैंक ने भी फिर ब्याज दरों पर जनता को पैसा दिया। ध्यान रखना, अगर आरबीआई ही कमर्शियल बैंकों को महंगा पैसा देगा तो कमर्शियल बैंक भी जनता को महंगा पैसा देंगे। आ रही बात समझ में, ये सिंपल सी एक कड़ी है पैसों के प्रवाह की, मुद्रा के प्रवाह की कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा आगे की ओर गुजरता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सुनिएगा मेरी बात। अनिकेत जी कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स डेली मन से पढ़ता हूं लेकिन समझ में नहीं आती है। अनिकेत जी, इसका शानदार सा सरल उपाय है, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर आप मुझे वो मेंशन करके भी करना और अपना नाम देना जरा, मैं आपसे बात करूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहां है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए वापस देखते हैं।
मैंने कहा कि अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो गया है, इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि बाजार में तरलता ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई उस तरलता को, उस पैसे को कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में सभी लोगों के पास में पैसा हो जाएगा तो फिर बाजार में डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर सब लोग डिमांड बढ़ा देंगे तो चीजें महंगी हो जाएगी। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी को अपनाता है उसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कठोर मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है इसमें ब्याज दरों को बढ़ाकर तरलता को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब चूंकि पापा जो है वह थोड़ा सा वो ऐसा कठोर रवैया अपनाते हैं, मतलब अपनी बेटी को या बेटे को बाहर जाने से रोकते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसी को संकुचित कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। पूछा जाता है कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी मेरे साथियों किसे कहा जाता है, तो वह कठोर मौद्रिक नीति को ही कहा जाता है। वैसे ही अगर बाजार में मंदी है, मंदी का मतलब है डिप्रेशन है, इसका मतलब यह है कि बाजार में लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, लोग बेरोजगार है। मुझे बताइए इस दौरान, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप बेरोजगार है, भगवान करे आप सब जो है ना वो रोजगार में लिप्त हो जाए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इच्छा रखते हैं काम की मेरे साथियों, उनके पास में पैसा नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे। भाई पैसा ही नहीं है, औकात ही नहीं है, तो हम क्यों चीजों की डिमांड करेंगे? सिंपल सी बात है। तो मार्केट में अगर मंदी है, उस स्थिति को मंदी कहते हैं कि मार्केट में सप्लाई तो बहुत है लेकिन लोगों की डिमांड नहीं है। ध्यान रखना, तो जब लोगों की डिमांड नहीं होगी तो डिमांड बढ़ाने के लिए उनकी जेब में पैसा डालना होगा। और आरबीआई उनकी जेब में पैसा कैसे डालेगी? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई उनकी जेब में पैसा ब्याज दरों में कमी करके डालेगी। आरबीआई बोलेगी व्यापारिक बैंकों को मैं तुम्हें सस्ता लोन दे रही हूं, तो व्यापारिक बैंक की भी जवाबदारी बनती है कि ये भी बच्चों को, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये भी जनता को क्या करे? सस्ते से सस्ता लोन दे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी मौद्रिक नीति को, सस्ती मौद्रिक नीति को विस्तारित या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। एक बार बताएंगे मेरी आवाज में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बैटरी तो फुल है, आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक आध बच्चों के कमेंट आए हैं। चलिए, ये सस्ती मौद्रिक नीति है। मैंने मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो टाइप्स में या दो प्रकारों में बांटकर देखा था। एक है मात्रात्मक, इसे को क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, और दूसरा है गुणात्मक या क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव टूल्स हम इसे कह देते हैं। क्या है एक मात्रात्मक? मात्रात्मक में मात्रा को कम ज्यादा किया जाता है, क्वांटिटी को कम ज्यादा किया जाता है। और मात्रात्मक उपकरण रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और बैंक रेट, ये सारी चीजें आती। आज हम इसी की बात करेंगे। मुझे पक्का पता है कि ये भी कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसको भी समझाने में बहुत जद्दोजहद मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाती है। तो कमर्शियल बैंक के आपको भी ध्यान रखना है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है कि कमर्शियल बैंक के पैसा कैसे कमाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यापारिक बैंक के पैसा कमाता है साख सृजन के माध्यम से, ये लाभ कमाता है साख सृजन से। पूछा जाता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो साख सृजन के माध्यम से क्या कमाता है? तो पैसा कमाता है। कमर्शियल बैंक को लाभ किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो वह साख सृजन के माध्यम से होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? मैंने कहा कि मैं हूं, मेरे पास में 2000 रुपए हैं, मैंने यस बैंक में जाकर के जमा कर दिए। बैंक वाले ने कहा 3% वार्षिक ब्याज देंगे। मैंने कहा ठीक है, दे देना। तो 2000 रुपए थे, 2000 रुपए का 3% 60 रुपए होता है। अगले साल उन्होंने मुझे 2060 रुपए दे दिए, 2060 रुपीज मुझे दे दी उन्होंने। लेकिन इसी 2000 रुपए को इस यस बैंक ने अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्याज दरों पर लोन दे दिया। भैया आप पैसा जमा कराने जाओगे तो आपको ब्याज दर कम देगा वो गधा कहीं का, और अगर वहीं आप उससे लोन लेने जाओगे ना तो बस आपकी वाट लगा देगा, वो बोलेगा नहीं इससे कम में नहीं दूंगा। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सर बोर्ड पर लाइट आ रही है, रुको लाइट बंद ही कर देते हैं। भैया गोरे नहीं दिखेंगे और क्या होगा? ये लो, अब थोड़ा काले हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट है ना, मैं यही निकाल देता हूं, शायद इससे सॉल्यूशन हो जाए लोग। चलिए, आप ठीक है? आप ठीक है ना? थोड़ा काला ही हूं लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे साथ, क्योंकि यस बैंक इसको अलग अलग ब्याज दरों पर अलग अलग लोगों को लोन दे देगा। जैसे 500 रुपए इसने 15% ब्याज दर पर मोदी जी को दिए, तो 75 रुपए वहां से ब्याज कमा लिए, प्लस 500 रुपए भी ले आएगा, ठीक है। चलिए, मैं क्या ही बताऊं तुमको। तुम पूछ रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? अरे मेरे चच्चा, इलेक्टोरल बॉन्ड में यहां पढ़ा रहा हूं क्या? थोड़ा वो भी तो देखो, सब्जेक्ट क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है,
कहाँ क्या चीज पूछनी चाहिए, है ना। खैर ये आ गया मेरे साथियों। आइए जरा आज हम इसके बारे में बात करते हैं, मात्रात्मक उपकरण के बारे में बात करते हैं। ऐसे मत करो भाई, है ना, पढ़ना है अपने को, अच्छा जीवन यापन करना है ना। ध्यान रखिएगा, मैं लिखता हूं मात्रात्मक उपकरण, और मात्रात्मक उपकरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मात्रात्मक उपकरण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। किस नाम से जानते हैं इसको, क्वांटिटेटिव टूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मात्रात्मक उपकरण या इसी को क्वांटिटेटिव टूल्स के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी को कम ज्यादा करना, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव टूल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या होता है मात्रात्मक उपकरण, जरा वो समझो। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आती है एक रेपो रेट। तो मैं पहले रेपो रेट ही पढ़ा दूं क्या आपको, बिना किसी देरी के, है ना। ध्यान रखिएगा, रेपो रेट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। मात्रात्मक उपकरण में पहला आता है रेपो रेट। इसको अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखते हैं, रेपो रेट। लिखते जाना मेरे साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिछड़ जाओ इसको लिखने में। देखो रेपो रेट क्या होता है, पहले सुनना समझना, कान खोलकर सुन लो, उसके बाद में मैं इसको लिखवा दूंगा, डोंट वरी, आपको समझ दूंगा लिखने का कि भैया अब लिख लो आप लोग। रेपो लिखा क्या है, रेपो। अच्छा, रेपो को अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, REPO, REPO। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत है, REPO, है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत, रेपो बोलते हैं। अच्छा, रेपो का फुल फॉर्म क्या है, RE का मतलब होता है री, लिखा हुआ है, मैं क्या ही इसको लिखूं, RE का मतलब ही होता है री। P का मतलब क्या होता है पता है, P का मतलब होता है परचेस। ध्यान रखिएगा, P का मतलब होता है परचेस। और O का मतलब क्या होता है पता है, O का मतलब होता है ऑप्शन। और अगर इसका पूरा नाम मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, रीपर्चेस ऑप्शन। क्या बोलेंगे, रीपर्चेस ऑप्शन। पूछा जाता है कि रेपो का फुल फॉर्म क्या है, तो रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेस ऑप्शन। इसी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, पुनः क्रय विकल्प। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, पुनः क्रय विकल्प के नाम से हम इसे जानते हैं, या पुनः पुनः खरीद, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही समझिए कि रीपर्चेस ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। ये रेपो रेट का फुल फॉर्म है ना। क्या होती है रेपो रेट, जरा वो समझो। देखो रेपो रेट को समझने के लिए यहां पर एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मेरे साथियों, समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है क्या नहीं है, बोले आप कहेंगे बिल्कुल है गुरुजी, बिल्कुल है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किसे लोन देती है, तो बोले कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। बिल्कुल सही आपने बताया। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, तो व्यापारिक बैंक मेरे साथियों। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, व्यापारिक बैंक है मेरे साथियों। क्या बोलते हैं इसको, व्यापारिक बैंक बोलते हैं। तो एक तरफ कमर्शियल बैंक है और एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ध्यान रखना, जब भी व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी, है ना। सर आपने ओपन, क्या कह रहे हैं सर, ओपन लिखा है, अरे ऑप्शन है भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बोला तो सही था ना, रीपर्चेस ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है ऑप्शन, कोई बात नहीं। अब ठीक है, गड़बड़ी हो गई भाई, ऑप्शन लिखना था, ठीक है ना। अब ठीक है, चलिए वापस से आ जाओ इधर। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा, वो पैसा किससे लेगी मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा वो कमर्शियल बैंकों से, सॉरी व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाएगी। मुझे बताओ, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ऐसे ही, है ना, ध्यान रखना, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ऐसे ही लोन दे देगी क्या। आप भी तो लोन लेने जाते हो बैंक में, बैंक क्या कहती है आपसे जब लोन लेने जाते हो, अरे भाई कुछ गिरवी तो रखो, गिरवी रखना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। ध्यान रखना, जब भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक के पास में आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी का मतलब होता है कोलेटरल। क्या बोलते हैं उसको, कोलेटरल बोलते हैं मेरे साथियों।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आपको क्या रखना पड़ेगा, कोलेटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या देगी, आपको पैसा देगी। मतलब कोई सी भी व्यापारिक बैंक आपको तभी पैसा देगी जब आप उसके पास में कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे। उसके पहले कुछ पैसा देगी क्या, वो नहीं देगी, है ना। एक मिनट, इधर से लाइट आ रही है, इधर कपड़ा डाल देता हूं मैं ताकि लाइट भी ना आए, ठीक है। तो भैया उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो गिरवी रखी भैया। इस व्यापारिक बैंक को भी पैसों की आवश्यकता है, तो इसने भी कुछ ना कुछ गिरवी रखा। इसने क्या गिरवी रखा, तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास में कुछ न कुछ गिरवी रखा। बोले क्या गिरवी रखा, यही तो पूछना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गिरवी रखते हैं उसे प्रतिभूति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति को हम अंग्रेजी में सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रतिभूति, प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब होता है जैसे हमारे पास में जमीन के कागजात होते हैं ना, वैसे ही ये सिक्योरिटीज रखती है। ये सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूति। मैं बताऊंगा प्रतिभूति क्या होता है, अभी के लिए केवल इतना समझो कि प्रतिभूति इसने गिरवी रख दी, कुछ कागज वागज गिरवी रख दिया। आरबीआई को भरोसा हो गया, इसने बोला ठीक है ले जाओ लोन। तो आरबीआई ने यहां से पैसा, यहां से लोन कहां पहुंचा दिया, इन कमर्शियल बैंकों के पास पहुंचा दिया। बदले में कमर्शियल बैंक क्या करेगी मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, बदले में कमर्शियल बैंक इनको क्या देगी, तो इनको देगी मेरे साथियों ब्याज। आ रही बात समझ में। तो जो भी ब्याज ये देगी उसी ब्याज दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ये बात समझना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में रेपो रेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, ऋण कहां दे दिया मेरे साथियों, या लोन कहां दे दिया, या धन कहां दे दिया, तो इन व्यापारिक बैंकों को दे दिया। और व्यापारिक बैंक ने बदले में जो ब्याज दर इसको दिया है, जो इंटरेस्ट रेट दिया है मेरे साथियों, उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट के नाम से जानते हैं मेरे साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो रेपो रेट क्या है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट किसे कहते हैं, तो वो ब्याज दर, ध्यान रखिएगा। हां, एक और बात मैं बता देता हूं यहीं पर ताकि आपको दिक्कत ना आए। कमर्शियल बैंकों को पैसा चाहिए कुछ समय के लिए, इनको ज्यादा समय के लिए पैसा नहीं चाहिए, इनको केवल कुछ समय के लिए पैसा चाहिए। ध्यान रखिएगा, है ना, ये कुछ समय के लिए पैसा चाहिए इनको। क्या होगा जरा वो समझना। मैंने ये कहा मेरे साथियों कि व्यापार, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जिस ब्याज दर पर पैसा देती है उसी को रेपो रेट कहते हैं। पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं आरबीआई या देश की केंद्रीय बैंक, ऐसा लिखता हूं, देश की केंद्रीय बैंक। अच्छा बताओ भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं लिख रहा हूं देश की केंद्रीय बैंक, मैं भी लिख रहा हूं, बोल रहा हूं इसीलिए बार बार, देश की केंद्रीय बैंक, और कोष्टक में क्या लिखूंगा, आरबीआई। देश की केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर, ब्याज दर को इंटरेस्ट रेट कहते हैं, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में आईआर, है ना। जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक, और व्यापारिक बैंकों को कमर्शियल बैंक आप कहते हैं, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को, ठीक है, ऋण या धन प्रदान करती है, व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए, ऐसा लिखो अल्पकाल, अल्पकाल, और अल्पकाल को आप लोग किस नाम से जानते हो, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म लगभग 14 दिन 15 दिन तक के लिए होता है, मतलब 14-15 दिन के लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए ऋण देती है, अल्पकाल के लिए ऋण देती है ना, उस ब्याज दर को उस ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो शानदार काम है। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट में, मैंने ये कहा मेरे साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पर
कम समय के लिए या अल्पकाल के लिए लोन देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। सर आरबीआई को पैसे की जरूरत होगी तो वो कहां से लोन लेगी? हरिओम जी, अच्छा प्रश्न है आपका, इसका जवाब मिलेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, आ रही बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं मेरे साथियों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेपो रेट किसे कहते हैं। रेपो रेट भैया फिर से बता देता हूं क्या किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कमर्शियल बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो ये पैसा कहां से लेती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है। तो भैया पैसा लेगी तो कुछ तो गिरवी रखेगी, तो इसने इसके पास में प्रतिभूति या सिक्योरिटीज गिरवी रख दी। आप ऐसा माने कि घर के कागजात या कंपनी के कागजात इसने गिरवी रख दिए, तो आरबीआई को भरोसा हो गया, इसने इसको पैसा दे दिया। लेकिन ये ऐसे ही थोड़ी कुछ पैसा देगा इसको आरबीआई, ये बदले में इसको क्या देगा मेरे साथियों? भैया ब्याज देगा। तो जो ब्याज दर है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? इसका आंसर आप ही देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं तो खैर दूंगा ही दूंगा। अगर रेपो रेट, जिसे आप डबल आर के नाम से जानते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बताइए। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो मार्केट में मुद्रा प्रवाह या तरलता या लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही बताइए। मैं कहूंगा कि अगर ब्याज दर ज्यादा होगी, समझना, अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो भैया व्यापारिक बैंकें क्यों लेने लेगी? ये मना कर देगी रहने दो, फिर बाद में पैसा ले लेंगे। तो जब यही मना कर देगी तो जनता को, जब जनता इसके पास आएगी तो बोलेगी ना पैसा नहीं है, खत्म हो गया, तो बाजार में तरलता क्या होगी मेरे साथियों? कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बाजार में तरलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर अगर बाजार में रेपो रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से मार्केट में क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तरलता कम हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई है ना, ये तो बात हो गई मेरे साथियों। मुझे एक और बात आप बता दो कि अगर मैं ये कहूं कि अगर बाजार में, ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूं कि अगर बाजार में रेपो रेट कम हो गई तो क्या होगा? अगर बाजार में डबल आर या रेपो रेट मेरे साथियों कम हो गई तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही बताइए। अगर बाजार में सस्ता लोन दे रहा है, अगर बाजार में आरबीआई व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन दे रहा है तो सारी की सारी बैंकें आ जाएगी कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो जब सबके पास में पैसा, जब सबकी डिमांड होगी कि मुझे भी पैसा चाहिए, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो बाजार में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रश्न परीक्षा में क्या पूछे जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भैया रेपो रेट में वृद्धि करने से बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट में वृद्धि करने से बाजार में लिक्विडिटी पर, मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताइए। आ गई बात समझ में आपको? क्या बताया मैंने कहा कि अगर बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो क्या जवाब देंगे मेरे साथियों? तो यही जवाब आपको देना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने यही बताया मेरे साथियों, इसी को रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? कम होगी, और रेपो रेट कम होगा तो ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। ये सिंपल सी एक परिभाषा है, इसी को हम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है तो भैया हम बताएंगे कितना है। यहां पर आओ जरा, यहां पर देखो, आरबीआई की मेन वेबसाइट पर हम जाते हैं दोस्तों। कहां पर जाते हैं? आरबीआई की मेन वेबसाइट पर जाते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मेन वेबसाइट है। आप यहां पर देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मेन वेबसाइट है, ये खोल दी मैंने। यहां पर लिखा हुआ है करंट रेट्स। क्या लिखा हुआ है? करंट रेट्स। अब मुझे पॉलिसी रेट पर क्लिक करना है। ये देखो, सबसे पहले आया पॉलिसी रेपो रेट। कितना है रेपो रेट वर्तमान में? तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है दोस्तों, तो यहां पर लिखा हुआ है, ये स्पष्ट बात लिखी हुई है कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी रेपो रेट हम इसे कहते हैं। कितना है? तो 6.5% है। कितना है मेरे साथियों? 6.5% है। 6.50% है। तरलता का मतलब, रीता यादव मेरे ख्याल से आज पहली बार आ रही है क्लास में, है ना, ध्यान रखना। तो ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में रेपो रेट कितनी, मतलब मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? वर्तमान में ऐसा लिखिए, करंट, वर्तमान में
यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यह 6.50% है। वर्तमान में यह कितना परसेंट है? तो 6.50% मेरे साथियों, है ना। कितना है? तो 6.5% रेपो रेट है। यह बात भी आपको ध्यान रखना, यह रेपो रेट कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यह समझना है आपको, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ेगी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ज्यादा ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को पैसा देगी तो वो लेगी ही नहीं, और जब नहीं लेगी तो उनके पास पैसों की कमी होगी, तो तरलता कम हो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? किन किन को आ गई है एक बार कमेंट करके थम्स अप के निशान से मुझे बता दीजिए कि हां सर समझ में आ गई है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे साथियों, है ना। नितिन यादव, है ना, ओके। सूरज चौहान, खुशी, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखो। मैंने लिखा तो सही, हर एक शब्द अंग्रेजी में लिखा है, बस मैंने पूरी लाइन अंग्रेजी में नहीं लिखी है, वो संभव है भी नहीं अंग्रेजी में लिखना, है ना। मैंने देश का सेंट्रल बैंक बोलते हैं केंद्रीय बैंक, आरबीआई मैंने लिखा। ब्याज दर को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, कमर्शियल बैंक को व्यापारिक बोलते हैं, अल्पकाल को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ऋण को लोन बोलते हैं, है ना। वही मैं अंग्रेजी में ही तो लिखा, ये सब क्या है। लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, एल लिखा लिक्विडिटी, रेपो रेट आर लिखा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शुभम, पूर्णिमा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखो अगर वास्तव में आपको दिक्कत है तो मैं क्या करूंगा, कल से एक पीडीएफ भी बना करके लेके आऊंगा कि भैया वो भी अंग्रेजी में हो और हिंदी में। बाकी मैं पढ़ाऊंगा लिख लिख के ही, ध्यान रखना। पीडीएफ लेकर के जरूर आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए लगभग लोगों को समझ में आ गया है, सबको आ गई है ना। मैंने इसी रेपो रेट पर आपके 10 से 12 मिनट लिए हैं, तो इसीलिए लिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया है, अच्छी बात है ना। मेरे पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरी भाषा शैली आपको समझ में नहीं आती हो या फिर कुछ और मैटर हो, है ना। तो बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा। यहां नहीं बता पा रहे हो, आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मैसेज करके टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर भी मुझे मैसेज करके अपनी दुविधा बता सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कुमार विनय उज्जैन वाले के नाम से मेरी आईडी है ना। या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यकीन मानो दोस्तों, मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करी है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हो सकता है शायद आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां हो जाए, है ना। चलिए आइए अगली बात करते हैं। अगले हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो रेपो रेट हो गया। रेपो रेट में किसको पैसा चाहिए था? तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट में कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से लोन लेना था, लेकिन रिवर्स रेपो रेट की हम बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट, अब जरा इसमें देखना। रिवर्स रेपो रेट में आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसे ट्रिपल आर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? ट्रिपल आर। ट्रिपल आर शायद कोई मूवी भी है मेरे ख्याल से, याद मुझे आ रही है थोड़ी थोड़ी। रिवर्स रेपो रेट हम इसे कहते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी अंग्रेजी में लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे, है ना। रिवर्स रेपो रेट को कैसे लिखेंगे? तो रिवर्स रेपो रेट, कोई अंतराल नहीं है दोस्त, कोई अंतराल नहीं है, ठीक है। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। पहले रिवर्स रेपो रेट क्या है इसके बारे में समझ लो तो मजा आ जाएगा, गंगा नहा लोगे। आ जाओ, पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं वापस से वही परिभाषा यहां पर लिखना चाहूंगा, लेकिन परिभाषा लिखने से पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। अब एक तरफ आरबीआई है, बोले एक तरफ क्या, वो तो हमेशा ही रहता है, बोले आप लेते ही हो हमेशा। हाँ बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, बैंकिंग चैप्टर में आरबीआई नहीं लूंगा तो फिर किसको लूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई है। क्या है मेरे साथियों? ये आरबीआई है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या विशेषता है? तो एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ वापस से कौन है? कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है। कौन है मेरे दोस्त? व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक को व्यापारिक बैंक हम कहते हैं, याद रखना। ये एक तरफ कौन है? तो व्यापारिक बैंक, या इसी को कमर्शियल बैंक कहते हैं। ये एक तरफ ये है मेरे साथियों, ठीक है। पहले रेपो रेट में क्या होता था कि जिसको पैसों की आवश्यकता पड़ती थी मेरे साथियों, वो कुछ गिरवी रखता था। ध्यान रखिएगा, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि व्यापारिक बैंक को आवश्यकता नहीं लगेगी, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की आवश्यकता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर भला आरबीआई को कभी पैसों की आवश्यकता पड़ती है क्या? मैं कहूंगा नहीं। तो फिर कहेंगे फिर क्यों लोन ले रहा है व्यापारिक बैंकों से? इसलिए ले रहा है क्योंकि आरबीआई को ऐसा लग रहा है
कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है, बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बाजार में लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, इस पैसे को कम करना है। तो इस पैसे को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इन व्यापारिक बैंकों से लोन लेगा। ध्यान रखिएगा। तो व्यापारिक बैंकों के पास गया, बोला कि मुझे लोन की आवश्यकता है। तो बोले लोन की आवश्यकता है? मैंने कहा हाँ लोन की आवश्यकता है। तो बोले लाओ कुछ गिरवी रखो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सामान इसके पास में गिरवी रखा मेरे साथियों, कुछ सामान इसके पास में क्या रखा? गिरवी रखा, जिसे कोलेट्रल के नाम से आप जानते हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि कुछ भी गिरवी रखा होगा इसने कोलेट्रल के रूप में। बोले व्यापारिक बैंक को भरोसा हो गया, इसने कहा ठीक है भैया पैसा दे देंगे। अब व्यापारिक बैंक ने पैसा जो है मेरे साथियों, ऋण जो है वो कहां से कहां पहुंचा दिया? तो व्यापारिक बैंक ने पैसा मेरे साथियों भैया आरबीआई को पहुंचा दिया कि ये लो भैया पैसा। तो ध्यान रखिएगा, धन, धन या इसी को मैं ऋण कह देता हूं। तो पैसा कहां से कहां चला गया? व्यापारिक बैंकों से आरबीआई के पास में चला गया। बताओ आरबीआई क्या देगा इसको? आप बताओ बताओ बताओ, मुझे पता है आप सही आंसर दे रहे हो। आरबीआई इसको ब्याज देगा कि नहीं देगा? अरे देगा कि नहीं देगा? बोलोगे क्यों नहीं देगा, देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई बदले में इस व्यापारिक बैंक को जो ब्याज देगा मेरे साथियों, जो ब्याज देगा, जो ब्याज दर देगा, उसी को ये किस नाम से जानते हैं? तो रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, वो सब हम बातें करेंगे। लेकिन फिर से एक बार सुनिएगा मेरी बात को, आराम से, होले होले ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आरबीआई को पैसों की आवश्यकता होती है, हालांकि नहीं होती है, ये तो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इसको लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा लोगों के पास में पैसा है। तो उस पैसे को खींचने के लिए, अब लोगों की जेब में पैसा, लोगों की जेब में हाथ डाल करके पैसा तो नहीं खींच पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये व्यापारिक बैंकों से उधार लेगा, कहेगा यार मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे झूठ बोलेगा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पैसे चाहिए यार। तो बोले ठीक है दे देंगे। तो बोले मैं ब्याज भी दूंगा। बोले ठीक है। तो ध्यान रखना, आरबीआई को जब पैसों की आवश्यकता पड़ेगी व्यापारिक बैंकों से, तो व्यापारिक बैंकों को ये कुछ गिरवी रखेगा, बदले में व्यापारिक बैंक इसको ऋण दे देंगे और ये इसको ब्याज दे देगा। ठीक है, अब परिभाषा जो है उसको मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। आरबीआई जिस ब्याज दर पर, यहां पर क्या लिखूंगा मैं? तो देश का केंद्रीय बैंक, या फिर ऐसा लिखे आरबीआई जिस ब्याज दर पर ब्याज दर को इंटरेस्ट रेट कहते हैं, यह बात जरूर याद रखना। आरबीआई जिस ब्याज दर पर है ना, किससे? व्यापारिक बैंकों से। जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों से, व्यापारिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, जो व्यापार करे, जो ट्रेड करे। ठीक है ना। आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का मतलब है वापस से शॉर्ट टर्म, अल्पकाल, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म। ठीक है, अल्पकाल के लिए आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए ऋण या धन, ऋण, धन या लोन, है ना, ध्यान रखिएगा, ऋण उधार लेता है या ऋण लेता है, ऐसा ही लिखो केवल, लेता है, उस ब्याज दर को, उस ब्याज दर को इंटरेस्ट रेट कहते हैं, है ना, उस ब्याज दर को ट्रिपल आर कहते हैं, मतलब रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उस ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? रिवर्स रेपो रेट में एक बार ना आप क्या करो ना, इसको पढ़ो, इसको समझो, मन मन में दोहराओ। 1 मिनट का समय आपके पास में है, मन मन में दोहराओ इसको, आपको हर बात समझ में आएगी। अगर नहीं आएगी तो मैं जिम्मेदार हूं मेरे साथियों उसके लिए। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोले मार साहब आप जिम्मेदार हो। बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूं,
लेकिन पहले कोशिश तो करो आप लोग। बताओ, इसको बताओ जरा। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, रमेश मौर्य सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा एक फ्रेंड भी देख रहा है, वो भी बोल रहा था। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू, है ना। आपको में रिवीजन है और हाथों में पेन, जब तक ना हो सिलेक्शन तब तक कहाँ मिलेगा चैन। वाह, क्या बात है भाई, मजा ला दिया यार तुमने, है ना। बहुत बढ़िया भाई। रंजीत, बड़ा बड़ा लिखना है, अच्छा ठीक है। एक बालक है, बाल क्या नाम है, बाल कृष्णन जो भी हो, है ना। वो कह रहे हैं कि सर इस आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है। बताऊंगा कहां से आता है। समझ में आ गया क्या, ये बताओ यार। समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े अगली कहानी पर, है ना। जतीन कह रहे हैं मेरी लाइब्रेरी में एक लड़की अच्छी लगती है, क्या करूं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो एक काम करो, उस लड़की से ही पूछ लो कि क्या करना चाहिए, है ना। बेटा पढ़ लो जतीन भाई, अगर पढ़ लोगे नौकरी मिल जाएगी, आरपीएफ में एसआई या कांस्टेबल बन जाओगे, तो वो खुद भी तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी, है ना। और अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर तो आएगी ही नहीं, ठीक है, फिर तो वो भी चली जाएगी और नौकरी भी चली जाएगी। तो न मिली छोकरी न मिलेगी नौकरी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। नींद आ रही है तो सो जाइए, उसका जवाब यही है, ठीक है। आओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को इसका मतलब, रिवर्स रेपो रेट। अब मुझे एक बात बताना कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा। मैंने ये कहा कि अगर ट्रिपल आर बढ़ेगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी मेरे साथियों, तो तरलता पर या लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तरलता को हम मुद्रा प्रवाह भी बोलते हैं, लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर आप दीजिए, मजा आ जाएगा बाय गॉड कसम से, है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा कि अगर रेपो रेट, समझना, मैंने ये कहा कि अगर रिवर्स रेपो रेट मेरे साथियों बढ़ेगी तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि रिवर्स रेपो रेट मेरे साथियों कम होगी तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं। दोनों ही बातें मैंने बताई है, इसका आंसर आपको देना है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा ब्याज देगी व्यापारिक बैंकों को, तो क्या होगा बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा ब्याज देगी, ध्यान रखिएगा, अगर, सुनना मेरी बात को, मैं ध्यानपूर्वक फिर से समझाता हूं मैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो गया, बोले रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट मेरे साथियों वो ब्याज दर है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दे रहा है। तो अगर ज्यादा ब्याज देगा तो कमर्शियल बैंकों को तो लालच आ जाएगा, बोले यार हम तो और लोन देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो जब सारा का सारा लोन दे देंगे तो व्यापारिक बैंकों के पास में पैसों की कमी नहीं हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब पैसों की कमी हो जाएगी तो बस इसी को तो कहते हैं लिक्विडिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो। मैंने यह कहा कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, आरबीआई कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ब्याज दर दे रहा हूं अभी, मुझे पैसा दे दो, तो सारी की सारी कमर्शियल बैंकें आ जाएगी, मुझे, मैं भी दे रही हूं, रुको रुको रुको, मैं भी दूंगा करके सब देने आ जाएगी। जब सारी की सारी कमर्शियल बैंकें आरबीआई को पैसा दे देगी, लोन दे देगी, तो ध्यान रखिएगा इसके पास में पैसों की कमी हो जाएगी। और जब इसी के पास पैसों की कमी हो जाएगी तो ये क्या जनता को दे पाएगी पैसा, नहीं दे पाएगी, तरलता कम हो जाएगी। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो, भैया आरबीआई बहुत कम ब्याज दे रहा हो इनसे और इनसे उधार ले रहा हो, तो व्यापारिक बैंक क्या बोलेगी, अरे यार कौन दे यार, बहुत कम ब्याज दे रहा है, नहीं नहीं देना नहीं देना, तो ये सब मना कर देगी और सब नहीं देना करेगी। तो ध्यान रखिएगा इसके पास में पैसा बड़ा रहेगा, और जब पैसा ज्यादा रहेगा तो जनता को ज्यादा पैसा देगी, इसकी वजह से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट मेरे साथियों समझना, रिवर्स रेपो रेट कम होने की वजह से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। यह बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है। तो ट्रिपल आर कम होगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ट्रिपल आर ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम होगी। देखो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है ये, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जीवन तार तार हो गया, नहीं समझ में आया तो इकोनॉमिक्स बोर ही लगेगी, बोरिंग ही लगेगी, कुछ भी कर लो। आ गई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना। बहुत बढ़िया, प्रभात जी ने कहा है सर ट्रिपल आर कम होगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही आपने बताया। बहुत बढ़िया, ट्रिपल आर में कमी होगी तो तरलता बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों में विपरीत संबंध, अपोजिट रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपोजिट रिलेशन, बोले हाँ सर हो तो रहा है ना। आरबीआई को, हाँ बहुत बढ़िया, नाइस सर, आपने मुझे ये टॉपिक याद कर
करवा दिया। अच्छा, याद नहीं करना है, समझना है, समझना है चंद्रपाल जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और बता दे। ओके, एक बार और बता देते। नो डाउट मास्टर है किस लिए, पैसा किस लिए दिया आपने, ताकि मास्टर को बार बार बुलवा सको। आओ बेटा दे देते हैं, मजाक कर रहा हूं, है ना। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या है। मैंने कहा कि जब आरबीआई को पैसों की आवश्यकता लगती है, बोले आरबीआई को भला पैसों की आवश्यकता लगती है क्या? अरे नहीं लगती मेरे भाई, वो तो टाइम पास कर रहा है। सुनो, आरबीआई को जब पैसों की आवश्यकता लगती है तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को बोलती है कि मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। बोले ठीक है, बोले ज्यादा ब्याज दूंगा, तो ये बोलेंगे अच्छा हम भी ज्यादा पैसा देंगे तुमको, क्योंकि हमें तो फायदा है। बस इतनी सी बात है, यही केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, वर्तमान में दर कितनी है मेरे साथियों, करंटली कितनी रेट चल रही है? तो ध्यान रखना, वर्तमान में यह करंट रेट्स कितनी है, वो वही डायरेक्ट, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो इसी पे गूगल पे जाते हैं डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट पर। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है रेपो रेट? हाँ ये रहा नीचे। अरे एक मिनट भाई, रुको रुको, ये देखो क्या लिखा है ये, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितनी है? ओ माय गॉड, 3.35%। अच्छा, आरबीआई कितना सियाना है, जब खुद को पैसों की आवश्यकता पड़ रही है तो ब्याज सस्ता है, और जब दूसरे को पैसों की आवश्यकता लग रही तो 6.5%। ये गलत बात, गलत बात। आरबीआई आरबीआई गलत बात, लेकिन गलत नहीं है, सही है ना। अभी केवल इतना समझो, 3.35% है। तो वर्तमान में यह कितनी है? तो 3.35%। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यार इकोनॉमिक्स ना इतना आसान है, इतना इजी है दोस्त, अगर आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो ना इसको, तो यकीन मानो आपको रुचि आएगी इसमें, आपको लगेगा कि यार बस यही। और अगर नहीं समझ में आया ना, तो ऐसा लगेगा कि कहाँ है इकोनॉमिक्स और उसका मास्टर कहाँ है, दोनों को फाड़ फूड़ के चीर वीर के फेंक दे कहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार बता दो कमेंट के माध्यम से कि चीजें समझ में आ रही है, फिर मैं अगले अगले टॉपिक की शुरुआत करता हूं, मतलब इसी का अगला बिंदु लेता हूं। ठीक है, ठीक है ना, जल्दी से बताए। पास्ट में कितनी थी बेटा? अभी यही है ना करंट में। करंट याद रखो, पास्ट का क्या करोगे, पास्ट को याद रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना। चलिए, याद नहीं होता है क्लास, क्लास नोट्स से याद नहीं होता है, तो क्लास नोट से नहीं पढ़ना है ना, इससे पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेवी भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अरे आपको मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी मिश्रा, ठीक है, यस सर यस सर यस सर, सब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, अगर सबको समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आ गया जल्दी से एक बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोहरा लो, जल्दी से दोहरा लो, है ना, जल्दी से दोहरा लो मेरे साथियों। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, जानदार और जिंदाबाद, जबरदस्त। आइए अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु क्या लेता हूं मैं? अच्छा, एक शब्द यहां पर लिखा हुआ था ओपन मार्केट ऑपरेशंस, में उसी की बात कर लूं आज, उसी की बात कर लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। देखो ओएमओ, ओएमओ लिखा हुआ है, ओएमओ, और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे आप ओएमओ के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? तो इसे हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन का मतलब खुले, मार्केट का मतलब होता है बाजार, और ऑपरेशंस का मतलब होता है क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाएं, जिसे आप लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से जानते हो। ठीक है, ये खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, जरा वो समझो। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार को, मैंने आपको बताया था कि सरकार को भी पैसों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो किससे लोन लेगी? भैया मैंने ये बताया था आपको कि सरकार को अगर पैसों की आवश्यकता होगी तो वो किससे लोन लेगी। तो देखो, मैं सिंपल सी परिभाषा में आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर सरकार को
सरकार बोले तो गवर्नमेंट, सरकार बोले तो गवर्नमेंट। एक तो हमारे माता पिता सरकार है ही है, बिल्कुल, उनकी तो एक अलग ही निराली कहानी है मेरे साथियों। तो गवर्नमेंट को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लेती है? तो गवर्नमेंट पैसा ले सकती है आरबीआई से। मैंने बताया था सरकार का बैंक है आरबीआई, मतलब आरबीआई सरकार को लोन दे सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, मैं सिंपल सी परिभाषा में आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि अगर गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो सरकार से, सॉरी, अगर गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार ले सकता है। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। तो पैसों का जुगाड़ कहां से करेगा? तो ध्यान रखिएगा, सरकार पैसों का जुगाड़ करेगी मेरे साथियों, आरबीआई से उधार लेगी कि लाओ यार मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्या बोलेगी? कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। बोले किस पैसों की आवश्यकता, क्या करोगे? बोले हमें नहीं पता, हम कुछ भी करें, हमें पैसों की आवश्यकता। बोले ठीक है, हमारे पास कुछ गिरवी रखो। तो ध्यान रखिएगा, सरकार इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो गिरवी रखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसे हम कहते हैं सरकारी प्रतिभूति। सरकार के द्वारा जारी की गई प्रतिभूति है, तो इसे हम कहते हैं सरकारी प्रतिभूति। क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूति। मैं फिर कह रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं कि अगर सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है, और जब सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेगी तो आरबीआई कहेगी कि कुछ तो गिरवी रखो। तो जो भी गिरवी रखती है, ध्यान रखिएगा, जो भी गिरवी रखती है ना, उसे सरकारी प्रतिभूति के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या इसे और आसान भाषा में जी सेक कहा जाता है। जी सेक कहा जाता है। अब आप ही बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास में आ गई? आरबीआई के पास में आ गई। अब आरबीआई क्या देगी इसको? तो बोले पैसा देगी, और क्या देगी? बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, फिर आरबीआई इसको क्या देगी दोस्तों? आरबीआई इसको, मेरे साथियों, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको मिल जाएगी तो आरबीआई इसको क्या दे देगी? पैसा दे देगी। तो पैसा कहां से कहां गया? तो आरबीआई ने किसको पैसा दिया मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इस गवर्नमेंट को पैसा दिया, और इसी पैसे को ध्यान रखिएगा, धन कहां से कहां चला गया? तो ये पैसा यहां से यहां चला गया, ऋण लोन यहां से यहां चला गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही? बात समझ में? फिर से सुन लो एक बार, मैंने क्या बताया। मैंने ये कहा कि अगर सरकार को पैसों की आवश्यकता होगी तो सरकार किससे लोन लेगी? आरबीआई से लोन लेगी। तो क्या आरबीआई ऐसे ही पैसा दे देगा? नहीं, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो आरबीआई ने सरकार ने आरबीआई के पास में क्या गिरवी रखा? तो सरकार ने आरबीआई के पास में रखा एक कागज, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सरकारी प्रतिभूति के नाम से जानते हैं। अब बताओ, सरकारी प्रतिभूति किसके पास में आ गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आ गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो इसके पास में जी सेक है ना, जी सेक जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम कहते हैं, इस जी सेक का क्या करेगी? क्रय विक्रय करेगी। ध्यान रखना, इसी सरकारी प्रतिभूति को खरीदेगी और बेचेगी। आ रही बात समझ में? मुझे बताओ, सरकार ने आरबीआई को क्या दिया पैसों के बदले? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी। ठीक है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास आ गई। अब आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है? तो आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है, और खरीदती को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय करना। ठीक है, और ये क्या करेगी? बेचेगी भी। सही, मतलब इसका क्रय विक्रय करेगी। बेचेगी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल करना। तो बाय एंड सेल, क्रय विक्रय हम इसे कह देते और आसान भाषा में मेरे साथियों, है ना। तो बाय को आप क्रय भी कह दो, बाय बाय, टाटा बाय बाय वाला, है ना। और बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है। तो आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है, और इसी पूरी प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं वो बात समझना। आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब खरीदेगी? आप ही बताओ। मैं इसको वापस से मिटा रहा हूं क्योंकि काम का ये नहीं है, काम का तो इससे आगे का है। ठीक है, मैंने कहा कि जब जब सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आरबीआई से पैसा ले लेगी, लेकिन जो गिरवी रखेगी उसे सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। सरकारी प्रतिभूति क्यों कहते हैं?
गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, जी से क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्यान रखना वो सरकार ने इसको मतलब सरकार के द्वारा जारी की गई, इसलिए उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आरबीआई क्या करेगी, खरीदी बेचेगी। तो कब खरीदेगी, खरीदेगा मतलब बाय कब करेगी, खरीदेगी तो इसको पैसा देना पड़ेगा बाजार में, तो ध्यान रखिएगा बाय कब करेगी, और दूसरा मैं लिख रहा हूं सेल कब करेगी। आप ही बताइए खरीदेगी बेचेगी कब। आरबीआई का काम है मौद्रिक नीति को अपनाना, मॉनेटरी पॉलिसी को, और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में ही है खरीदना बेचना। आरबीआई मेरे साथियों तब खरीदेगी बाजार से, मतलब अन्य बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से खरीदेगी। दरअसल ये एक बार इसके पास में आ गई ना, फिर इसने कमर्शियल बैंकों को भी दे दी। ऐसा मान लो कि कमर्शियल बैंकों के पास में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ऐसा मान लो। ठीक है, कमर्शियल बैंकों के पास में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। देखो बार बार एक ही कमेंट आ रहा है, सरकारी प्रतिभूति क्या है। मैं कह रहा हूं मेरे गरीब मित्रों, है ना, तुम पढ़ने वढ़ने नहीं आते हो क्या, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी प्रतिभूति क्या है। तो सरकारी प्रतिभूति वह है जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। मैंने पहले भी कितनी बार बताया यार दोस्त, ऐसे मत करो यार, पाप लगेगा तुमको ऐसा करेगा तो। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति को सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। फिर ध्यान रखना, आरबीआई के पास में आ गई, आरबीआई इसको खरीदेगी बेचेगी। तो आरबीआई खरीदेगी कब इसको, आरबीआई कब खरीदेगी, जब भी आरबीआई किसी व्यापारिक बैंकों से खरीदेगी तो ध्यान रखिएगा उसे बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो आरबीआई जब व्यापारिक बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, बाय करती है, तो तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, बाय करती है, तो खरीदेगी तो बदले में पैसा देगी ना व्यापारिक बैंकों को। तो मुझे बताओ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहां गया, पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहां जाएगा, कहां जाएगा, व्यापारिक बैंकों के पास जाएगा। तो व्यापारिक बैंकों के पास जाएगा तो वहां पर तरलता क्या हो जाएगी मेरे साथियों, बढ़ जाएगी, उनके पास पैसा बढ़ जाएगा ना। तो खरीदेगी कब, जब बाजार में तरलता बढ़ानी होगी तब वो खरीदेगी। और बेचेगी कब, आरबीआई लेकर के बैठी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं है, खाली कागज है, ये कागज मान लो, ये खाली कागज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही है, ध्यान रखिएगा। ये कब बेचेगी, ये मैं आरबीआई हूं, अपने आप को आरबीआई मानता हूं, मैं कहूंगा मैं बेच रहा हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूं, तो कोई भी मुझसे खरीदेगा। मान लो आप ही मुझसे खरीद रहे हो, आप सब व्यापारिक बैंक, मैं कहूंगा ये लो, बदले में आप मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे। तो आपकी जेब से पैसा मेरी जेब में आ रहा है, तो जब ये बेचेगी ध्यान रखना तब तरलता बाजार में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब तरलता या लिक्विडिटी या मनी फ्लो मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है इसके बारे में मैं कल लिखवाऊंगा, है ना, इसीलिए मैंने केवल आज डायग्राम समझा दिया है। प्रश्न ये बनेगा मेरे साथियों, ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को, प्रश्न ये बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, बोले गुरुजी क्या बनेगा बता दो, मैं ये बता रहा हूं कि प्रश्न ये बनेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या ये प्रश्न ये बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में मुद्रा प्रवाह को कम करने के लिए क्या करेगी। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बेचेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? ये आज के लिए इतना ही मेरे, इसके बारे में मैं कल लिखवाऊंगा क्या कुछ बात है, अभी केवल मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको बताया है ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष बातें आपसे कल करेंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। अब अगली क्लास का समय है, उसके लिए तैयारी में। ठीक, धन्यवाद। हाँ, किसी के कोई डाउट हो तो जरूर भेजना मेरे साथियों, मैं बताऊं। ठीक है, शुक्रिया।